हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पौधों के पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। प्राणियों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। देखिए, सब में पोषण करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई चूस करके करता है, तो कोई अंतर्ग्रहण के द्वारा करता है, कोई निगल जाता है अपने भोजन को, कोई कुतर करके करता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो अब देखिए फिर वो कैसे आगे होता है, उसका आगे का क्या प्रोसेस है, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा हम लोग जानते हैं वो एक कोशिकीय जीव है। उसमें एक ही कोशिका होती है और उस एक ही कोशिका में उसके जितने भी मतलब कि फंक्शन होते हैं सब उसी में उसके होते हैं। तो देखिए, अमीबा जो जलाशयों में पाए जाने वाला प्राणी होता है, इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार बदलता रहता है। इसमें जो फुटपाथ पाए जाते हैं उसके कारण से, जिसको पादाप भी कहा जाता है, उसके कारण से ये अपनी जो है आकृति और आकार में हमेशा बदलाव लाते रहता है, बदलते रहता है उसका आकृति और आकार, ठीक है। जिसके कारण से उसे एक फ़ायदा होता है कि वो उसके कारण चल पाता है और वो उसको भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है, जिस उसका जो आकृति बदलता है इसके कारण से, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए खाते क्या है, क्या लेते हैं अपने पोषण में। तो देखिए, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल, एक छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम्स, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े का इत्यादि का आहार करता है, ठीक है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों का हम लोग आहार करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो उसके खाद्य कण के चारों ओर फुटपाथ विकसित करता है, जो भोजन को पूरी तरह घेर लेता है, अंततः निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उस खाद्यदानी में फंस जाते हैं। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और फिर पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ जो है वो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिर खाद्यदानी के द्वारा ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाइड्रा जो है ये बहुकोशिक जंतु है, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिका होती है और इसका जो है मुख्य गुहा का छिद्र जो है अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है। तो देखिए, मनुष्य भोजन को सबसे पहले मुंह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग खाना मुंह से शुरू करते हैं खाना, तो ये अंतर्ग्रहण हो गया। भोजन मुंह से पेट में आता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए पाचन तंत्र का यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि जीव जंतुओं में पाचन का मानव का पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविकसित होता है। ये मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा से बना होता है, ठीक है। तो पाचन में कौन कौन सी अंग होते हैं पाचन तंत्र में। तो देखिए, यहाँ पे है कि मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा, ठीक है। और आहारनाल, पाचक ग्रंथियाँ तथा पाचन क्रिया सब मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका पहला प्रोसेस है अंतर्ग्रहण। जब भोजन को हम लोग मुख में जो लेते हैं उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। उसके बाद पाचन, जब वो पेट में चला जाता है, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अनियों में तोड़ा जाना ही पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर के छोटी आंत में समाप्त होती है, ठीक है। अवशोषण, देखिए, पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्य जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। मतलब देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण कर लिया जाता है, जिसको शरीर के वृद्धि विकास में यूज़ किया जाता है। एनर्जी भी मिलता है हम लोग को उससे, तो उसी को कहते हैं अवशोषण, यानी उससे जो पोषक तत्व का मतलब अलग कर लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, रुधिर में मतलब कि भेज दिया जाता है हर एक पार्ट में। तो ये अवशोषण कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है ये क्रिया, तो ये छोटी आंत में होती है। उसके बाद परिपाचन, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तथा वृद्धि के लिए होता है, ये परिपाचन कहलाता है। मतलब जो पोषक तत्व हम लोगों ने अवशोषित किया उसका यूज़ करना है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तथा शरीर के वृद्धि विकास के लिए, ठीक है। तो ये परिपाचन कहलाता है। उसके बाद उत्सर्जन, जब उससे देखिए भोजन से जब पोषक तत्वों को अलग कर लिया गया तो अब वो सिर्फ उसमें वेस्ट मटेरियल बच गया, तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है पाचन तंत्र का, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब एक एक करके हम लोग एक एक बॉडी पार्ट्स के बारे में इसका जानेंगे। पाचन तंत्र में जो भी शामिल हुए हैं बॉडी पार्ट्स उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मुख एवं मुख गुहा। भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो चबा दिया जाता है। मुंह में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी रहती है जो भोजन चबाते समय लार निकालती है। यह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। लार में एंजाइम पाया जाता है जो जटिल भोजन को कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में को साधारण भोजन माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट का साधारण प्रकार में परिवर्तित करता है। देखिए मुंह में सबसे पहले जब हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग दांत से चबा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चबा दिया जाता है। उसके बाद देखिए मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। उससे जो लार निकलता है वो क्या करता है भोजन को मुलायम करता है और गीला कर देता है। ठीक है, और लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है जटिल भोजन यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है उसको साधारण भोजन यानी कि माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये लार का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत होते हैं। इसका यूज क्या होता है तो ये पकड़ने और काटने वाले होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है ऊपर 4 नीचे 4 यानी कि टोटल में ये 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद रदनक, ये दांत इसका क्या उपयोग है तो देखिए चीरने एवं फाड़ने वाले ये दांत होते हैं। ये भी ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में 2 यानी कि टोटल ये 4 होते हैं। उसके बाद है अग्र चवर्णक, तो ये देखिए चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं। ये ऊपर 4 और नीचे भी 4 यानी कि टोटल में 8 होते हैं। फिर है चवर्णक मोलर्स, तो इसका यूज क्या है तो चबाने एवं कुचलने वाले दांत होते हैं ये, और इसकी संख्या ऊपर 6 और नीचे भी 6 यानी कि टोटल 12, और इन सारे को ऐड करेंगे तो टोटल 32 होते हैं यानी कि 32 दांत टोटल होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थे दांतों के प्रकार। अब देखिए दांत में देखिए 2 तरह के दांत आते हैं। एक तो दूध का दांत होता है और दूसरा स्थायी दांत होता है। ठीक है, जो बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं। ये इसकी संख्या 20 होती है और ये 8 वर्ष तक की आयु में गिर जाते हैं, और इसके बाद जो निकलता है उसको स्थायी दांत या फिर परमानेंट कहते हैं उसको। ठीक है, इनकी संख्या 32 होती है, जो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले की जबड़े में भी 16 होती है, 16 करके 32। ठीक है, सामान्यतः स्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है अपने दांतों को अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखना है दांतों का, ताकि वो लंबे समय तक हमारे गिरे नहीं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती कहते हैं। ठीक है, तो 2 ही बार सोच लीजिए दांत निकलेगा। ठीक है ना, अगर आप लोग दांत का साफ सफाई नहीं कीजिएगा तो फिर अगर दूसरी बार भी दांत गिरा तो फिर वापस नहीं आएगा दांत, इसलिए दांत का साफ सफाई अच्छे से करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दंत क्षय। देखिए दंत क्षय क्या है, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो अधिक टॉफी खाते हैं उनके दांत सड़ जाते हैं। बड़े भी अगर अपने दांतों की साफ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे, कीड़े लगकर टूट जाएंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे ही दंत क्षय कहते हैं। मतलब देखिए जब छोटे बच्चे जब ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं या फिर बड़े लोग जब साफ सफाई दांतों को अच्छे से नहीं करते तो हमारे मुख में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो अगर मान लीजिए कि दांत में अगर कुछ खाना फंस के रह गया, उसको आपने अच्छे से साफ नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, उसको जो भोजन है उसका विघटन करके उसको अम्ल में परिवर्तित कर देंगे और फिर वही अम्ल जो है वो दांतों का क्षय करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए दांतों को अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हमारा जीभ। देखिए जीभ से तो आप खूब परिचित होंगे, तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझे। देखिए जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को लार से मिलाना एवं उसे निगलने में सहायता करना। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करता है। जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हम लोगों को टेस्ट का पता चलता है कि कुछ खट्टा या मीठा है, ये सब हम लोग कैसे जानते हैं, तो वो स्वाद कलिका के द्वारा ही जानते हैं। तो देखिए इसके अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग टेस्ट मिलता है। देखिए जैसे कि सबसे आगे का पार्ट है जीभ का, तो यहाँ पे हमें मीठा का फील होता है, इधर हम लोगों को नमकीन का होता है, इधर हम लोगों को खट्टा का होता है, और यहाँ पे देखिए तीखा का फील यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हर अलग अलग पार्ट से हम लोगों को अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भोजन नली, जिसको ग्रास नली भी कहा जाता है। देखिए मुख गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली गले एवं वक्त से होता हुआ ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, मतलब कि ग्रास नली का जो भित्ति होता है वो संकुचन मतलब कि फुलना पचकना इस तरह से संकुचित होते रहता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि भोजन जो है वो नीचे की ओर खिसकता है। उसके बाद देखिए कभी कभी हम लोग का उल्टी हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है। देखिए तो होता है क्या, हम लोग जो खाना खाएं कभी कभी हमारा पेट उस खाने को स्वीकार नहीं करता है, तो वो क्या करता है, भोजन को रिटर्न कर देता है। उस कंडीशन में हम लोगों का उल्टी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमाशय यानी पेट।
ठीक है। तो ये देखिए अमाशय जो है थैलीनुमा संरचना होती है, इसकी ये चपटा होता है और यू आकृति का लगभग होता है, ठीक है। और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें देखिए क्या होता है, यह एक और ग्रसिका ग्रास नली इसे खाद्य पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर यह क्षुद्रांत में खुलता है, ठीक है। अमाशय का आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। स्रावित अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तो देखिए जठर रस का क्या काम होता है कि हम लोग जो भोजन किए तो उसमें अगर किसी भी तरह का जीवाणु है तो अगर वो तो देखिए हम लोग खाना खाएं तो वो जीवाणु भी अगर हमारे साथ पेट में चला गया तो वहाँ जो देखिए जठर रस जो होता है वो उन जीवाणुओं को है जो नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जठर रस का काम होता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित भी करता है, ठीक है। पाचक रस का ये काम हो जाता है। उसके बाद है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। देखिए यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है, और अत्यधिक लंबी कुंडली होती है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। पाचन और अवशोषण दोनों कहाँ पे होते हैं? तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में, ठीक है। देखिए छोटी आंत की ग्रंथियों में एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। आंत्र रस कहाँ निकलता है? तो ये छोटी आंत में निकलता है, ठीक है। इसके साथ ही यकृत एवं अग्नाशय से भी स्राव प्राप्त करती है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। रसांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। नेक्स्ट है हमारा यकृत। देखिए यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। यह पित्त रस का स्राव करती है। कौन सा रस करती है? तो ये पित्त रस का स्राव करती है जो एक थैली में संग्रह होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? देखिए ये जो पित्त रस जो होता है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हम लोग जो वसा वाला भोजन करते हैं उसका पाचन कौन करता है? तो ये पित्त रस ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अग्नाशय। तो देखिए ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, अमाशय के ठीक नीचे और स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाले रस को अग्नाशयिक रस कहते हैं। देखिए भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया कर उसको सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में परिवर्तित किसने किया? तो वो है अग्नाशयिक रस। और पित्त रस जो था वो किसका पाचन करता था? वो वसा का पाचन करता, ठीक है। ये सब याद रखना है। फिर देखिए हमारा आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जो आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया, वसा बदल गया वसा अम्ल में, और प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन अवशोषण होता है या रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित भोजन पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है या उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों को ने अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। जैसे अमीनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बन जाता है। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? तो आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ठीक है, और उससे ऊर्जा भी मुक्त करता है। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों में होता है। भोजन का वह अंग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वो कहाँ चला जाता है? फिर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बड़ी आंत का क्या काम होता है। तो देखिए करीब 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना, ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेज देना। यह जो है अर्धठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में गुदा के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसी को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। पोषण, परिवहन एवं श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य अधिकांश खाद्य पदार्थ के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण करना है, ठीक है। तो ये था मानव में पाचन तंत्र का जो सिस्टम है उसका जो अंग है क्या काम करते कैसे करते ये हम लोगों ने जाना। अब है कि देखिए घास खाने वाले जो जंतुओं में पाचन है वो किस तरह होता है। देखिए तो घास खाने वाले जंतुओं में होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुख से अपना जल्दी जल्दी सारा भोजन को जल्दी मतलब निगल जाते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब कि भोजन चबाया जा रहा है तो गाय द्वारा लगातार भोजन को चबाए जाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो घास जो होता है कि खा लेती है जल्दी जल्दी में। उसके बाद जब वो आराम से घर आके बैठ जाती है तो देखिएगा आपकी उसका मुँह चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि उसका जो खाना खाई है वो फिर उसके मुंह पे आ जाता है फिर से, और वो उसको फिर से चबाती रहती है। इसी प्रोसेस को जुगाली करना कहते हैं, ठीक है।
देखिए, घास खाने वाले जीवों का अमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 कक्षों में विभाजित होता है। वास्तव में गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है, फिर अमाशय का वह भाग रूमेन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे वो स्टोर करती है जल्दी जल्दी खा करके, उसको रूमेन कहा जाता है। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव को रूमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, और रूमेन जो होता है भोजन का आंशिक पाचन करता है, मतलब कि वहाँ पे आधा ही भोजन का पाचन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उससे जो रूमेन है वहाँ से फिर भोजन जो है छोटे छोटे कणों में टूट करके फिर वो मुंह में आ जाते हैं, और फिर जो जीव जंतु होते हैं वो बैठ के आराम से फिर उसको चबाते रहते हैं। तो इसी को प्रोसेस को जुगाली कहते हैं। और जुगाल को वापस निकलने पर यह अमाशय के दूसरे कक्ष रेटिकुलम में पहुँचता है, जहाँ भोजन का विखंडन होता है। यहाँ से यह तीसरे कक्ष ओमेसन में पहुँचता है, जहाँ ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है। फिर यह चौथे एवोमेसम भाग में पहुंच जाता है, जहां पे अमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। क्षुद्रांत और वृत्तांत में अवशोषण होने के बाद अनपचित पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? घास में पाया जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसका जो पाचन होता है वो सिर्फ जंतु कर सकते हैं, मानव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए, मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। किसके किसके बीच में? तो घास खाने वाले जीव और बिना घास खाने वाले जीव के बीच में यही डिफरेंस है। उसके बाद है कि पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध। देखिए, मानो कि ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके, वह अपनी दैनिक जीवन की जैविक प्रक्रियाएं कर सके। ठीक है, कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषण तत्व जो हम भोजन से ग्रहण करते हैं वे जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विसरित कर दिए जाते हैं तथा संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली ही उत्तरदायी होती है। यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जीव जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है।